हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो बेसिकली एक मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है जो है क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ रिटर्न में देना, कुछ रिटर्न में आपको मिलना। तो ये होगा आपका कंसिडरेशन का बेसिक मतलब जो इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग है, और इसी मैक्सिम के ऊपर ही ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो है वो डिपेंड करता है। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है 2D को कि उसका मीनिंग जो दिया गया है सेक्शन 2D में, आई होप कि ये आपको थोड़ा समझ में आए। सो चलिए देखते हैं कि 2D में बेसिकली क्या बोला गया है। सेक्शन 2D आपको बोलता है डिजायर, यानी मंशा होनी चाहिए। किसकी मंशा होनी चाहिए? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी या किसी और पर्सन की, यानी तीन लोगों की बातें करता है। या तो प्रॉमिसर की बात करेगा, या प्रॉमिसी की बात करेगा, या तो कोई और पर्सन यानी थर्ड पर्सन की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज की मंशा की बात कर रहे हैं? किसी एक्ट को लेके। मैंने आपको जब ऑफर मैं आपको समझा रही थी, जब मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आपने देखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो एक्ट है वो बेसिकली दो तरीके के एक्ट होते हैं। जब एक प्रॉमिसर जो है वो कोई प्रपोजल शो करता है किसी पर्सन को, जो प्रपोजल दिया जाता है, तो वो प्रपोजल बेसिकली दो चीज़ों के लिए वो दे सकता है, या तो कुछ करने के लिए या कोई कार्य को करने से रोकने के लिए। इट मीन्स कि टू डू समथिंग और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर भी जो एक्ट हो रहा है यानी डिजायर होगा उस एक्ट को करने के लिए। डिजायर यानी मंशा जो होगी, चाहे प्रॉमिसर की हो, प्रॉमिसी की हो, या कोई थर्ड पर्सन की हो, तो इन तीनों की जो मंशा होगी वो उस एक्ट के लिए होगी। अब एक्ट के बदले में आपको कंसिडरेशन दिया जाएगा। अब वो एक्ट जो होगा वो दो तरीके से होगा, या तो टू डू समथिंग होगा, या तो एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग होगा। तो ये दोनों के लिए ये एक्ट होगा और उसके लिए आपको कंसिडरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर टू डू एंड समथिंग के लिए कैसा कंसिडरेशन हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको अपनी स्कूटी को सेल किया, मैंने आपसे पूछा विल यू बाय माई स्कूटी, आपने बोला ओके ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आपको स्कूटी दे रही हूँ, आप मेरे से खरीद रहे हो, तो मैंने आपको स्कूटी दिया, लेकिन मुझे इन रिटर्न में क्या मिला? मेरा कंसिडरेशन क्या हुआ? मान लीजिए मैंने वो स्कूटी जो है वो मान लीजिए मैंने 50,000 में सेल किया। अब 50,000 में मैंने जो सेल की है, तो मेरा कंसिडरेशन क्या होगा? मेरे लिए कंसिडरेशन होगा वो 50,000 रुपीज़। और आपने जो मेरे लिए आपने जो स्कूटी खरीदी, तो आपका कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? वो स्कूटी। आपने पैसे दिए, इन रिटर्न आपको क्या मिला? इन रिटर्न आपको वो स्कूटी मिली। तो ये हो जाएगा आपका टू डू समथिंग। अब बात करते हैं एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग के लिए। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी मैंने आपको एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। मान लीजिए मैं एक किराए में रहती हूँ, 3 साल का हम लोग का 3-4 साल का कुछ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो मेरे मकान मालिक मुझे बोलते हैं कि घर खाली करने को। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं घर खाली नहीं करने वाली हूँ, आपको जो करना है आप कर। इस चीज़ से मकान मालिक जो है वो गुस्सा हो जाता है। अब वो बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जो है कोर्ट जाना पड़ेगा, या मुझे जो है तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ ऐसी बात है प्लीज़, मैं डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं प्लीज़ आप जो है वो केस मत करिए, मैं घर खाली कर दूँगी और 15 दिन का मुझे टाइम दीजिए, और मैं कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो मैं आपको एडवांस और दे के जाऊँगी करके, प्लीज़ आप जो है वो कोर्ट में मत जाना। तो यहाँ पे मैंने प्रपोजल जो दिया वो कुछ नहीं करने के लिए दिया। तो यहाँ पे मैंने प्रपोजल दिया कुछ नहीं करने के लिए, तो मेरा कंसिडरेशन क्या था और उसका कंसिडरेशन क्या था? मकान मालिक का कंसिडरेशन था कि वो जो मैं पैसे दे रही हूँ, मैं जो घर खाली कर दूंगी बोली हूँ, वो उसका कंसिडरेशन हो गया। और मेरा कंसिडरेशन कि सामने वाला मेरे लिए कोर्ट ना जाए, मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल ना करे।
तो ये हो जाएगा मेरा कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंसिडरेशन की, तो कंसिडरेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन, दूसरा हो सकता है पास्ट कंसिडरेशन, तीसरा हो सकता है फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन कैसे होगा? मान जैसे कि आप लोग कभी जब शॉप वगैरह जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो उस टाइम पे कोई सामान खरीदते हैं तो ऑन द स्पॉट आप पैसे देते हो, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन। उसके बाद पास्ट कंसिडरेशन, जैसे कि आप लोग मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, इन सारे जगहों पे आप लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और कभी कभी हम लोग करते हैं कि कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट जो कंसिडरेशन है हमारा, हमने वो पहले दे दिया और हमारा सामान जो है वो हम तक बाद में पहुंचने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होगा कि जैसे बहुत सारे शॉप्स वगैरह दुकानों में जैसे चलता है कि महीने का खाता चलता है एक तरीके का, तो क्या होता है कि हम महीने भर जो है धीरे धीरे जैसे भी होता है हम सामान जो है वो लेते जाते हैं और महीने के आखिरी में पूरा टोटल करके उसको हम कंसिडरेशन देते हैं। हमने तो सामान पहले यूज कर लिया, कुछ सामान तो शायद खत्म भी हो गए, लेकिन उसको कंसिडरेशन तो हमने नहीं दिया। कंसिडरेशन हम कब देंगे? महीने के आखिरी में हम उसको पूरा जो पैसे रहेंगे वो एक साथ दे देंगे। ये क्या होगा? फ्यूचर कंसिडरेशन। हमने चीजें तो पहले यूज कर ली है, लेकिन हम कंसिडरेशन जो है वो हम क्या कर रहे हैं? हम लास्ट में दे रहे हैं, महीने के आखिरी में दे रहे हैं, मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। तो ये 3 तरीके के कंसिडरेशन बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कंसिडरेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स की ज़रूरत होती है। टू मेक अ वैलिड कंसिडरेशन कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो एसेंशियल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल इज कंसिडरेशन ओनली एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ओनली एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब है कि जो कंसिडरेशन है वो उसकी मंशा जो है वो प्रोमिसर के साइड से होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के साइड से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा एक केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद बलदेव, 1880 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था कि एक टाउन है, उस टाउन का जो कलेक्टर रहता है वो वहाँ पे कुछ बाजार्स में कुछ शॉप्स को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता था। ए ने और उसने ये ऑर्डर जो है वो एक पर्सन को दिया रहता है, ए मान लेते हैं ए है, चलिए। तो ए जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाता है, लेकिन ए जो है वो अपने पैसों से उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करवाता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस बाजार में जो शॉप्स वगैरह की, वो उस कंस्ट्रक्शन को वो अपने पैसों से करवाता है। बी वहाँ पे ए से उन शॉप्स को रेंट पे लेता है और ये बोलता है कि जैसे ही उसके आर्टिकल्स वहाँ पे सेल होंगे, उसको कुछ वहाँ पे जो शॉप्स हैं उनमें अगर कुछ आर्टिकल्स उसके जो सेल होते हैं तो उसमें से ए को वो कमीशन देगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स। लेकिन जब उसके आर्टिकल सेल हो जाते हैं उसके बाद भी वो कुछ भी कंसिडरेशन जो है वो ए को नहीं देता, इसीलिए ए जो है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए केस करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ये बोलता है कि जो कंसिडरेशन है वो बी के साइड से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर जो है वो कलेक्टर ने दिया है, तो कंसिडरेशन भी कलेक्टर के साइड से ही आना चाहिए, ना कि बी के साइड से। ठीक है, तो यानी कंसिडरेशन जो है वो किसके साइड से आना चाहिए? प्रोमिसर के साइड से। और यहाँ पे प्रोमिसर जो था वो था कलेक्टर, जिसने कि पूरे शॉप्स बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे। तो इसीलिए जो कंसिडरेशन है वो कलेक्टर के साइड से आएगा, ना कि बी के साइड से। चलिए अब आगे एसेंशियल जो है वो है आपका कि कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये जो बेसिकली है, ये बेसिकली जो है वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कंसिडरेशन जो है वो आप प्रोमिसी को भी दे सकते हो या किसी और पर्सन को भी दे सकते हो, ये बोला गया है इस एसेंशियल में। और इस एसेंशियल में बेसिकली ये बोलता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये बोला गया है कि जो एक स्ट्रेंजर है वो कभी भी जो एक स्ट्रेंजर है वो कभी भी पार्टीज को जो है वो स्यू नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। अगर आपको केस करना है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज में से एक होना होगा, तभी आप जो है वो स्यू कर सकते। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी नहीं है तो फिर स्यू नहीं हो सकता। मतलब एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी,
तो यही दोनों एक दूसरे के ऊपर केस दायर कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी जो होगा वो कभी भी इन दोनों के ऊपर में से किसी को भी स्यू नहीं कर सकता। ऑन बिहाफ ऑफ बी वो ए को स्यू नहीं कर सकता। अगर स्यू करेगा तो सिर्फ बी करेगा, बी ए के ऊपर कर सकता है और ए बी के ऊपर कर सकता है। थर्ड पार्टी जो है वो स्यू नहीं कर पाएगा। ये बोलता है आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूनलप प्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि बेसिकली टायर कंपनी जो है उसने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में ये फिक्स हुआ था कि जो टायर है, टायर के प्राइस वो 5 रखेंगे, 5 से नीचे कोई भी टायर को सेल नहीं किया जाएगा। ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हुआ कि टायर को जो है वो 5 से नीचे नहीं सेल किया जाएगा। अब इसी चीज को फॉरवर्ड करना था डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में। यही चीज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में। रिटेलर ने लेकिन उसको 4 में बेच दिया, 5 में बेचना था बट उसने क्या किया, 4 में बेच दिया। इस चीज के लिए टायर कंपनी ने रिटेलर को स्यू कर दिया। अब कोर्ट में ये बोला गया कि टायर कंपनी जो है वो रिटेलर को स्यू नहीं कर सकती क्योंकि इनके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। देखिए यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक टायर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में। तो डायरेक्ट जो है वो टायर कंपनी और रिटेलर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो डायरेक्ट जो है टायर कंपनी रिटेलर को स्यू नहीं कर सकती है, उनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। टायर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ था, रिटेलर के तो साथ हुआ नहीं था। इसीलिए कोर्ट ये हेल्ड करती है कि टायर कंपनी जो है वो रिटेलर को स्यू नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस लॉ की। एक और बहुत अच्छा केस लॉ है आपका ट्विडल वर्सेस एटिक्सन। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है दुल्हे के पापा और एक है दुल्हन के फादर। ठीक है, अब दुल्हे के फादर और दुल्हन के फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर उनके बेटे और बेटी की शादी हो जाती है तो वो दुल्हे को तो फिर वो उनके बेटे और दुल्हे और दुल्हन को जो है वो 100 रुपीज महीने में देंगे। ट्विडल वर्सेस एटिंगसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है ये। इस केस में क्या हुआ था कि ट्विडल और विलियम इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर इनके बेटे और बेटी की शादी हो जाती है तो मिस्टर ट्विडल जो है वो अपने बेटे और बहू को 100 रुपए देंगे। इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोनों की शादी हो भी जाती है, यानी दुल्हा और दुल्हन जो है वो कर लेते हैं शादी। लेकिन इसके पहले कि मिस्टर ट्विडल यानी दुल्हे के फादर जो है वो पेमेंट करे उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब जो दुल्हा है वो पेमेंट के लिए दुल्हन के फादर को जो है केस करते हैं। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि दुल्हे के साइड से कोई भी कंसिडरेशन तो गया नहीं, उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था। इसीलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था ट्विडल के बीच में और विलियम के बीच में, इनके फादर्स के बीच में, बच्चों के बीच में तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। इसीलिए जो है जो एटिक्सन है वो दुल्हन के फादर को जो है केस नहीं कर सकते, वो बन जाते हैं थर्ड पार्टी। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज थे वही कॉन्ट्रैक्ट में जो है स्यू कर सकते हैं और दुल्हा जो है वो इसमें जो है वो केस नहीं कर सकता क्योंकि उसके साइड से कोई भी कंसिडरेशन तो गया नहीं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें ये बोलता है कि अगर आपको स्यू करना है तो यू शुड बी द पार्टी। स्ट्रेंजर जो है वो कभी भी पार्टीज को स्यू नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं कर सकता, ये बोलता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां पे थर्ड पार्टी जो है वो पार्टीज को स्यू कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट। ट्रस्ट रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक ऑथर ने जो है एक ट्रस्ट अपॉइंट किया ताकि वो बेनिफिशियरी के लिए एक्ट करे। अब इस केस में अगर ट्रस्ट जो है उसने अगर
ठीक से काम नहीं किया तो बेनिफिशियरी के पास ये राइट हो जाता है कि वो ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि एक जो है एक ग्रैंडफादर है, एक दादाजी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने पोते के लिए एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया और बोला कि उसका जो भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए बेनिफिशियरी के लिए एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया। दादाजी ने क्या किया, ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया अपने पोते के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि एक दादाजी हैं, दादाजी ने क्या किया, अपने पोते के लिए एक ट्रस्टी अपॉइंट किया। अब ट्रस्टी अगर जो है वो पोते के लिए काम करने के लिए रखा गया, उसके बेनिफिट के लिए रखा गया कि वो बेनिफिशियरी के लिए काम करेगा, वो एक्ट जो भी करेगा वो बेनिफिशियरी के लिए करेगा। और अगर यहाँ पे बेनिफिशियरी के लिए जो काम करेगा, जो ट्रस्टी यहाँ पे अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पोते के पास यहाँ पूरा राइट आ जाता है कि वो ट्रस्टी के ऊपर केस दायर कर सके। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है आपका फैमिली सेटलमेंट। मान लीजिए कि एक हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, उसमें 5 लोग हैं, 4 भाई है और एक बहन है। अब प्रॉपर्टी जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, साथ में अगर वो जो लड़की है वो अनमैरिड है तो लड़कों के ऊपर यानी भाइयों के ऊपर ये ड्यूटी होती है कि उसके शादी, उसके शादी का पूरा खर्चा, जब तक उसकी शादी नहीं होती उसकी पूरी देखभाल जो है वो भाई करेंगे। अब अगर भाई ऐसा नहीं करते हैं, उसकी शादी में खर्चा नहीं देते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं, उसको ठीक से नहीं रखते हैं, तो फिर लड़की के पास ये पूरा राइट होता है कि उस चीज के लिए अपने भाइयों के ऊपर केस कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैमिली सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे रह रही हूँ, तो मुझे किसी और जगह भी, किसी और सिटी में किसी एक पर्सन को जो है वो उसको हर महीने मुझे पैसे देने, मान लीजिए बैंक में मुझे हर महीने डिपॉजिट करने हैं कुछ पैसे। अब मैं जो हूँ मैं एक पर्सन को मैंने बोल दिया है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगी, तुम उसको जाके बैंक में जमा कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ से उस पर्सन के अकाउंट में जमा कर दिया, उस पर्सन ने बैंक को बोल दिया हाँ मेरे पास आ गया है, मैं कुछ दिन में तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। अब अगर उस पर्सन ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो फिर बैंक के पास पूरा राइट होता है कि उस पर्सन के ऊपर केस करे। मैंने तो दे दिए कि भाई बैंक को दे दो, लेकिन बैंक को अगर नहीं मिला तो फिर केस जो है वो किसके ऊपर होगा, केस जो है वो डायरेक्ट बैंक जो है वो उस पर्सन के ऊपर कर सकता है, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। हाँ मुझे उसको देने थे, मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया, बोला कि उसको दे दो, मैंने उसको दे दिया। अब उसने जो नहीं दिया तो बैंक के पास राइट आ जाता है कि वो उस पर्सन के ऊपर क्लेम कर सकता है। ये हो जाएगा असाइनमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने असाइनर जो है, मैं असाइनर हो गई, सामने वाला एक असाइनी हो गया, मैंने उसको एक असाइनमेंट दिया कि तुम जो है हर महीने सर्टेन पर्सन को इतने पैसे दोगे, मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दूंगी। ये हो गया उसका असाइनमेंट। क्या हुआ, वो पैसे उस पर्सन को देना। अब अगर उस पर्सन को अगर नहीं मिला तो वो मेरे फ्रेंड को जो है वो डायरेक्ट सू करने का राइट रखता है ना। तो ये हो गया असाइनमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एजेंट। मतलब क्या, मान लीजिए कि आपको कोई अच्छी सी मान लीजिए आपको बाइक खरीदनी थी, ड्यूक खरीदनी है आपको। अब आप जो है वो शोरूम में गए हो ड्यूक खरीदने। अब ड्यूक का जो ओनर है वो डायरेक्टली तो आपके साथ आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्टली तो सेल नहीं करेगा। सेल कौन कर रहा है, एजेंट आपके साथ सेल कर रहा है। सेल जो कर रहा है वो एजेंट है, वो ओनर तो नहीं है उस बाइक का, उसने बनाया तो नहीं है ड्यूक को। ड्यूक का ओनर डायरेक्टली आके आपके साथ तो सेल नहीं कर रहा है ना, सेल कर रहा है आपको एजेंट। लेकिन अगर उस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम हुई और आपको केस करना पड़ा तो डायरेक्टली ओनर को केस करने का राइट रखते हो। खरीदा आपने एजेंट से, लेकिन केस करते टाइम आप जो केस करोगे वो डायरेक्टली ड्यूक के ओनर को केस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट। अब बात करते हैं ऑफिशियल।
मान लीजिए एक पर्सन है जो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो गवर्नमेंट को उसकी प्रॉपर्टी, उसकी शेयर्स को सेल करने का राइट आ गया। तो अब जो है कोर्ट जो है एक रिसीवर को अपॉइंट करेगी और रिसीवर जो है वो उसके शेयर्स को सेल करेगा। भले ही वो रिसीवर जो है वो ओनर नहीं है उन शेयर्स का, लेकिन उसके बाद भी शेयर्स को सेल करने का राइट आ जाता है उस रिसीवर के पास, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑफिशियल रिसीवर। तो ये हो गया, एक्सेप्शंस हो गए आपके पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा वैलिड एसेंशियल क्या है। हमने दो देख लिया, उससे सेकंड वाला जो था वो आपका प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, उसका एक्सेप्शन जो था वो भी मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा एसेंशियल क्या है। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शंस खत्म होते हैं। एक्सेप्शंस खत्म होने के बाद मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ जो इसी एक्सेप्शंस पे बेस्ड है। तो वो है आपका हुसैनी बेगम वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद खान। इस केस में क्या हुआ था कि बेसिकली लड़की के फादर और लड़के के फादर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और लड़के के फादर ने ये बोला था कि आपकी लड़की अगर सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन, जो कि लड़के के फादर बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन से अगर आपकी लड़की शादी कर लेती है तो मैं उसको खर्चाए पानदान दूंगा। ये खर्चाए पानदान जो है वो मैं अपने प्रॉपर्टी इनकम से दूंगा। अब वो लड़की जो है वो शादी कर भी लेती है लेकिन उसको कोई खर्चाए पानदान नहीं मिलता है, इसीलिए लड़की जो है वो केस करती है। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि भले ही वो पार्टी नहीं थी लेकिन उसके बाद भी वो जो है केस कर सकती है क्योंकि वो एज अ बेनिफिशियरी है। खर्चाए पानदान देने का बात हुआ, खर्चाए पानदान उस लड़की को मिलने की बात हुई, लड़की हो गई बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी होने के हक से, बेनिफिशियरी होने के लिए उसका राइट आ जाता है कि वो जो है इस खर्चाए पानदान के लिए क्लेम कर सके। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शंस कंप्लीट। मैंने आपको दो एसेंशियल्स भी बता दिए, उसके बाद मैंने सेकंड में पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, उसके एक्सेप्शंस बता दिया, आपको एक केस लॉ बता दिया। अब हम जो बात करते हैं वो तीसरे एसेंशियल्स की बात करते हैं। तीसरा एसेंशियल जो है वो है कि कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। कैसे? प्रेजेंट में मतलब कि हम शॉप गए, किसी कहीं पे दुकान में गए, मैं जो हूँ दुकान में गई और वहाँ पे मैंने कोई सामान खरीदा, उस सामान के बदले में मैंने इंस्टेंट पैसे दे दिए। तो वो पैसे देकर मैंने क्या किया, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट प्रेजेंट कंसिडरेशन किया। पास्ट कंसिडरेशन मैंने क्या किया, मैं मिंत्रा से कोई कपड़ा खरीदी, अब मैंने उसका पेमेंट जो है वो कार्ड से किया, तो पेमेंट मैंने पहले कर दिया, सामान तो मुझे बाद में आ रहा है, तो वो हो गया आपका पास्ट कंसिडरेशन। और फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब किसी दुकान वगैरह में जैसे जहाँ पे खाता चलता है, आप सामान पहले ले लेते हो और उसका पेमेंट जो है आप महीने के आखिरी में करते हो। तो सामान तो आपको पहले मिल चुका था, उसका कंसिडरेशन आप बाद में दे रहे हो, तो वो हो गया आपका फ्यूचर कंसिडरेशन। आज जो है हम अपना जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको मैं लीगल रिक्वायरमेंट्स और भी दूसरी चीज़ें हैं कंसिडरेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आज जितना भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel, and also you have any queries regarding this, so please let me know in the comment section below. Thank you so much.